उज्जवल भारत न्यूज के खास प्रोग्राम एडिटर स्टॉक को देखने वाले आप सभी दर्शकों को खुशबू का नमस्कार। आप सभी को हमारे इस प्रोग्राम को सबसे ज़्यादा देखने, ज़्यादा पसंद करने और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करने के लिए पूरे उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आप सभी हमें ऐसा ही प्यार देते रहे ताकि हम आपके एक्सपेक्टेशन पर खड़े उतर सके। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम एडिटर स्टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नए मेहमान के साथ, जिससे आपको हम रूबरू कराएंगे और जानेंगे उनसे उनके विषय में और उनके कार्य के विषय में। तो आज हमारे बीच हमारे स्पेशल मेहमान हैं राकेश राज पुरोहित जी, जो कि कांग्रेस से पिछले 15 वर्षों से जुड़े हुए हैं और ये जो है पिछले 30 वर्षों से इस मीरा भाईंदर शहर में रहते आ रहे हैं। मेरा नाम जैसे कि आपने बता ही दिया है, राकेश चंदन सिंह राज पुरोहित है। मैं पिछले 30 वर्षों से इस शहर में रहता हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ इसी मीरा भाईंदर शहर में हुई है। काफ़ी समय से, लगभग 15 साल से मैं मीरा भाईंदर की राजनीति में कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे फादर भी यहीं पर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। कांग्रेस पार्टी से मेरा जुड़ाव जो है वो मुझ तक न सीमित होके मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, यानी मेरा एक पारिवारिक रिश्ता है कांग्रेस पार्टी से। तो बस उसी हिसाब से अब कार्य कर रहे हैं। पार्टी जो जो जिम्मेदारियां देती है उसे अपने यथाशक्ति हम पूर्ण करते हैं और मीरा भाईंदर में एक लोक सेवा के उद्देश्य से कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। तो सुना आपने राकेश राज पुरोहित जी जो अपने विषय में बता रहे थे। और दर्शकों, एक सबसे बड़ी बात है कि राकेश राज पुरोहित जी जो कि पिछले 15 वर्षों से एक तरीके से कहिए कैडर है कांग्रेस पार्टी के, और इनको एक नई जिम्मेदारी मिली है यहाँ मीरा भाईंदर जिला के वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में कांग्रेस के ये चुने गए हैं आज से 2-3 दिन पहले, जिसमें यहाँ के जो कांग्रेस के मंत्री हैं असलम शेख जी, इस राज्य के कार्याध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन जी, इन सारे लोगों के सामने इनको पद दिया गया। सर, क्या कहना चाहेंगे जब आपको ये पद मिला? देखिए, कांग्रेस पार्टी से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ था। अभी हमारा कल ही एक कार्यकर्ता मेळावा, भव्य कार्यकर्ता मेळावा संपन्न हुआ, जिसमें महाराष्ट्र राज्य के फिशरीज़ डिपार्टमेंट के मिनिस्टर श्री असलम शेख जी आए थे। उसके अलावा हमारे यहाँ के लोकल नेता मुजफ्फर हुसैन जी जो महाराष्ट्र प्रदेश के कार्याध्यक्ष हैं वो थे। हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष प्रमोद सामंत जी थे। महाराष्ट्र प्रदेश से मेहुल जी और हमारे राजेश शर्मा जी जो वहाँ सचिव और महासचिव हैं, इनके अलावा हमारे सारे पदाधिकारी थे। तो इन सब ने मिलकर और ख़ास तौर से मुजफ्फर हुसैन साहब और हमारे जिला अध्यक्ष जी ने मुझ पर ये भरोसा जताया। उन्होंने शायद ऐसा लगा कि हमारे पार्टी में एक कार्यकर्ता है जो शायद इस पोस्ट के काबिल है और उन्होंने इस काबिल समझा। तो मैं उन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ और विश्वास है मुझे कि मैं शायद उनके इस चयन पर खरा उतरूँगा। बहुत अच्छी बात कही आपने राकेश जी। एक चीज़ और मैं चाहूँगा, क्योंकि अब आपके ऊपर एक नई जिम्मेदारी मिली है, तो इस मीरा भाईंदर शहर की बात करें तो आपका क्या फर्दर मिशन है इस मीरा भाईंदर शहर के लिए एज ए वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? देखिए, मीरा भाईंदर शहर ये आज की तादाद में एक बढ़ती हुई आबादी वाला शहर है। यहाँ आधा हिस्सा हम देख लें भाईंदर ईस्ट और भाईंदर वेस्ट, तो ये पुराने गाँव करी और जो यदि परप्रांतीय भी हैं तो काफ़ी वर्षों से, जो 25 साल 30 साल 35 साल से रहते हुए लोग आए हैं और एक पुराना इलाका है। और दूसरी तरफ हम मीरा रोड देखेंगे तो अगर शांति नगर और नया नगर की तरफ हटाकर इस तरफ, रास्ते के इस तरफ देखें, कनकिया, बेवरली पार्क, अपटिल काशी मीरा, तो ये लगभग सारा क्राउड, ज़्यादातर क्राउड मुंबई या उसके आसपास के सबब से शिफ्ट होकर आया हुआ नया क्राउड है। तो उस क्राउड की नेसेसिटीज़ कुछ अलग है। ये जो मुंबई से शिफ्ट होकर आया है, इनकी नेसेसिटीज़ कुछ अलग हैं। अब जैसे यहाँ पर चौड़े रास्ते हैं, यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, गार्डन्स हैं, रिजर्वेशन पे गार्डन बन चुके हैं कनकिया, बेवरली पार्क इस परिसर में। लेकिन भाईंदर ईस्ट और भाईंदर वेस्ट में उतना स्पेस न होने के कारण उन सुविधाओं से वो वंचित हैं।
तो अभी जैसे जैसे नया अभी रीडेवलपमेंट भी काफ़ी हो रहा है, तो हमारी ये एक प्राधान्य रहेगा कि हम हमारे नेताओं के साथ मिलकर जो भी नया रीडेवलपमेंट हो रहा है, एक नया भाईंदर का कुछ ही आने वाले वर्षों में पूर्ण तरीके से नया भाईंदर उभरेगा, चाहे आने वाले 15 वर्ष लगे या 20 वर्ष। तो अभी हमें जो ये प्लानिंग करनी है बहुत सोच समझ के करनी है, ताकि उन्हें भी वो सारी फैसिलिटी मिल पाए। उसके अलावा महानगर पालिका में जो मुद्दे हैं, जो कॉमन मुद्दे हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो उत्तन के लिए बस सेवा की बहुत बड़ी बीच में समस्या थी, जो काफ़ी बार पत्र व्यवहार करने के बाद कुछ हद तक सॉल्व हुई है, लेकिन आज भी बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ पे कचरे की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हर 2 महीने में या तो कचरे के ठेकेदारों का ये कहना है कि हमें पैसे नहीं मिल पाते, इस वजह से हम आगे सैलरी नहीं दे पाते, और उस वजह से ये हड़ताल होती है। तो वो भी एक, क्योंकि कचरा बहुत बड़ा मुद्दा है। आज हमारे उत्तन में भी आप देखेंगे तो उत्तन के लोग परेशान हैं, क्योंकि वहाँ पर डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है। आज उस डंपिंग ग्राउंड के लेकर काफ़ी समय से वहाँ के लोग नाराज़गी है, नेता प्रयत्नशील है। हमारे मुजफ्फर हुसैन साहब ने बहुत प्रयत्न उसके लिए किए हैं और आज भी कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर कुछ न कुछ समाधान निकलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो सत्तासीन महानगर पालिका में जो लोग रहते हैं, उनको इच्छा शक्ति अधिक दिखानी होगी इस मामले में, क्योंकि आखिरकार ये मुद्दा उनका है और उन्हें सॉल्व करना होगा। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बढ़ती आबादी के साथ मीरा भाईंदर में शुरू से पानी की शॉर्टेज थी, और उस वक्त इतना बड़ा क्राउड नहीं रहता था। लेकिन आज मीरा भाईंदर में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई, कई बड़े बड़े टावर्स, कई एक एक कॉम्प्लेक्स में आज 4-4, 5-5 हज़ार लोगों की तादाद रह रही है। उस हिसाब से पानी की शॉर्टेज है। सूर्या डैम का काम चालू है लाइन का, लेकिन आज की तारीख में वो कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि इस पानी की समस्या पे भी कुछ ना कुछ विचार करें, और जल्दी से जल्दी इसका कोई ना कोई राज्य सरकार की मार्फत से इसका कुछ ना कुछ निवारण किया जाएगा। उसके अलावा हमारे यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट है, जैसे कि अब हॉस्पिटल्स हमारे मुजफ्फर साहब के निधि से इंदिरा गांधी रुग्णालय बना था मीरा भाईंदर में, मीरा रोड में इस वक्त आज भी है। लेकिन कुछ बेसिक सुविधाएं हैं जो बनाने आमदार के तौर पे उन्होंने बना दी, लेकिन महानगर पालिका में आज सत्ता में जो लोग बैठे हैं, आज महानगर पालिका पे ऑलरेडी कई करोड़ों का कर्जा है, 350 करोड़ से अधिक का कर्जा उन पर है। डायलिसिस की मशीन की कमी रहती है, क्योंकि आज यहाँ पे आप जनसंख्या देख लीजिए कि डायलिसिस मशीन आज की तारीख में जो ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हर 1500 लोगों में 2 से 4 डायलिसिस पेशेंट मिलते हैं, और उसमें डायलिसिस मशीन ना होना, सिर्फ इमारत खड़ी करने से कोई हॉस्पिटल या कोई स्कूल नहीं बन जाता है जब तक आप उसमें सुविधा न दे दें। तो हमारा यह प्रयत्न रहेगा कि इस तरह की सुविधाएं करें। स्वास्थ्य की सुविधाएं देखिए, आज मीरा भाईंदर की जनसंख्या लगभग 13 लाख के आसपास है। इस जनसंख्या के तहत आज हमारे यहाँ एम्बुलेंस की मैं आपको बात बताता हूँ। एम्बुलेंस हर प्रभाग की अगर आप मिला दी जाए पूरे मीरा भाईंदर शहर में, तो 7 एम्बुलेंस है, 1 कार्डियक एम्बुलेंस है। अब कार्डियक एम्बुलेंस जहाँ अभी आप देखेंगे कि पिछले 5 साल में पूरे देश में 30% का इजाफा हुआ है हार्ट अटैक के पेशेंट्स का। तो हार्ट अटैक के पेशेंट के लिए पूरे 13 लाख की आबादी में अगर 1 कार्डियक एम्बुलेंस आप देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी की जान के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है। और महानगर पालिका को सोचना चाहिए कि अगर आप 1.5 लाख की आबादी पे 1 एम्बुलेंस देते हैं, तो फिर टैक्स भर रहे हैं जो लोग, उनको तो कोई सुविधा नहीं मिल रही है। यहाँ की जनता को इससे बिल्कुल नुकसान है। और कई बार क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है, आप महानगर पालिका नहीं भी देंगे तो एम्बुलेंस, प्राइवेट एम्बुलेंस काफ़ी है, कई संगठनों ने काफ़ी, लेकिन ये देखिए संगठन है या प्राइवेट या किसी पार्टी ने शुरू की है, ये कई बार व्यक्ति थोड़ा सा संकोच करता है कि यार मैं तो इस संगठन से जुड़ा नहीं हूँ या इस पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, और ज़रूरत पड़ रही है तो मुझे उसको फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो अगर व्यक्ति टैक्स भर रहा है तो उसको सारी सुविधा है सरकार और महापालिका के माध्यम से मिलनी चाहिए, क्यों वो किसी और पर आश्रित हो। तो ये सब मुद्दे हैं जो हम लेकर आगे बढ़ेंगे। जनरल मुद्दे तो सारे हैं ही हैं, लेकिन कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिसे हम आगे बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस मीरा भाईंदर के जो रहीवासी हैं, आपके कार्याध्यक्ष बनने के कोई आपने बहुत सारे एक फहरिस्त गिनाया कि ये समस्या है, तो उनके ऊपर आप विशेष काम करेंगे। राकेश जी, एक बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि अभी भी हम कोरोना से बाहर नहीं निकले हैं। ठीक है, वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया और सब कुछ, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं और पार्टी से जुड़े हुए, वो भी कांग्रेस पार्टी से। तो कोरोना पीरियड में वो चाहे पार्टी के हों या ना हो, लेकिन वो एक सेवा भाव से निकले थे। तो इस कोरोना पीरियड में आपका क्या योगदान रहा लोगों के प्रति?
देखिए मैं कोरोना पीरियड, ये जो लॉकडाउन शुरू हुआ था उससे 2 दिन पहले मैं मेरे किसी निजी कार्य से मेरे गांव गया हुआ था। और जैसा कि सभी के साथ ये परेशानी हुई और उस वक्त मेरे जाने के 1 दिन बाद ही लॉकडाउन ज़ाहिर हो गया। तो उस पीरियड में मैं यहाँ पर उपस्थित नहीं था, और आना जाना आपको पता ही है कि सारी चीज़ें बंद थी, ट्रैवल वॉज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर मैं उतना योगदान नहीं दे पाया जो शायद मैं देता, जिस बात का मुझे दुख है, क्योंकि मेरी पार्टी ने उस वक्त बहुत ही सक्रियता से यहाँ पर कोरोना काल में काम किया है। मुजफ्फर हुसैन के मार्फत से, जिला अध्यक्ष प्रमोद जी के मार्फत से यहाँ लगभग 65,000 से अधिक लोगों को फूड पैकेट्स, जूते, कपड़े, इस तरह की सामग्री बांटी गई जो वॉकिंग अपने गांव जा रहे थे। और लगातार पूरे कोरोना काल में ये चीज़ें उनकी चली पार्टी के। तो मैं अक्सर देखता था, क्योंकि मुझे खबरें पता चलती थी और मैं अपने आप को मुझे थोड़ा सा दुख होता था कि मैं इसमें सहभागी नहीं बन पाया। सहभागी तो नहीं बन पाया, लेकिन मैंने कोशिश की। मेरे गांव में, जहां पर मेरे परिसर में मैं था, तो वहाँ पर मैंने मास्क वितरण में मैंने भाग लिया, मास्क वितरण किए लगातार गांव-गांव में। उसके अलावा मैंने सैनिटाइजेशन वर्क में मैंने भाग लिया। और वहाँ रहते हुए भी यहाँ पर जो हमारे चित परिचित जो लोग हैं, जो दोस्त हैं, जो भी शुभचिंतक हैं, उनके फ़ोन आते थे। वहाँ के कोई ना कोई समस्या थी गांव जाने के लिए, तो यथाशक्ति जो हो सकता था फ़ोन के द्वारा मैं उनसे कोऑर्डिनेट करता गया और कई लोगों को मैं मदद कर पाया। इस बात की मुझे खुशी है। थोड़ा सा दुख ज़रूर है कि उस वक्त यहाँ पे उपस्थित नहीं रह पाया। हाँ, होता है ना कि हम जहाँ पे अपना पढ़ाई लिखाई हुआ है, कैरियर की शुरुआत की है, दूसरा आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी में यहाँ रहते, तो ये क्योंकि ये वक्त होता है, पेंडेमिक वक्त होता है कि जिस समय इंसान कुछ अपने आप को दिखा सके समाज में कि अगर वो सामाजिक कार्यों से जुड़ा है, चाहे पार्टी से जुड़ा है, तो एक वक्त ऐसा होता है कि उस समय एहसास होता है कि हमें कुछ करना चाहिए, और आप इस चीज़ को हमेशा फील करेंगे। राकेश जी, एक अहम तो सभी क्वेश्चन है, लेकिन एक बड़ा ही संजीदा क्वेश्चन है। वो ये है कि हम पॉलिटिक्स की बात करें, चाहे केंद्र की हो, चाहे राज्य की हो, सभी जगह पॉलिटिक्स आज कहीं ना कहीं एक अलग दिशा में जा रही है। इसी क्रम में हम अगर मीरा भाईंदर की बात करें, तो यहाँ जो भी पॉलिटिशियंस हैं, हम पार्टी का नाम नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन वो दल बदल की राजनीति ज़्यादा करते हैं, एक दूसरे पे कटाक्ष करके। कहते हैं ना कि मौका मिले तो गधे को भी बाप कहते हैं, ऐसा पॉलिटिक्स चल रहा है। तो इस परिस्थिति को आप किस नज़र से देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे इस पे कि एक पॉलिटिशियन यहाँ मीरा भाईंदर में हमें कैसे एक पॉलिटिशियन के रूप में रहना चाहिए? देखिए, मेरा मानना ऐसा है राजनीति में कि राजनीति में आप किसी भी पार्टी से जुड़ते हो तो अपनी एक विचारधारा लेकर जुड़ते हो। तो फिर आपको उस पार्टी में कुछ मिले, कुछ ना मिले, कोई पद मिले, कोई ना मिले, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप एक विचारधारा के साथ चल रहे हो। हाँ, जो व्यक्ति दल बदल लेता है या यहाँ से वहाँ उस पार्टी में जाता है, तो आपको समझना चाहिए कि इस व्यक्ति की कोई विचारधारा नहीं है, ये सिर्फ अपने मुनाफे के लिए किसी पार्टी के साथ जुड़ा है। आज उसे यहाँ मुनाफा लग रहा है, वो यहाँ था, यहाँ नहीं लगेगा, कल दूसरी जगह कोई बुलाएगा, वहाँ चला जाएगा। और जो व्यक्ति, मुझे लगता है इस नेचर का होता है, वो व्यक्ति पॉलिटिकल जीवन ही नहीं, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, किसी भी जीवन में वो लॉयल नहीं रह सकता है। क्योंकि यदि आप पार्टी के साथ लॉयल नहीं हो तो आप हर जगह फ़ायदा ही देखोगे, फिर आप राजनीतिज्ञ नहीं हो, फिर आप बिजनेसमैन हो एक हिसाब से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पे देखिए, जैसे मैं मेरे ही नेता की बात कर लूँ, मैं मुजफ्फर साहब की दूरदृष्टि को देखकर उनके साथ जुड़ा था। तो सिर्फ एक अच्छे नेता है इस तौर पर नहीं, पार्टी के लॉयलिस्ट बहुत पुराने हैं। आपने देखा होगा, इतने बड़े कद पर होने के बावजूद भी ये चुनाव से पहले वाले चुनाव में आपने देखा कि युति के कारण, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो युति हुआ था, उस कारण उनकी टिकट कट गई थी। लेकिन उन्हें टिकट न मिलने के कारण भी वो चाहते तो लड़ सकते थे और वो जीत भी जाते, क्योंकि उनका वो कैलिबर है। लेकिन फिर भी एक पार्टी लॉयलिस्ट होने के नाते उन्होंने सोचा कि नहीं, मेरी पार्टी ने अगर कोई निर्णय कर ही लिया है तो मुझे उनका साथ देना चाहिए। और जब आप इस तरीके का एक मन बनाते हो तो कहीं ना कहीं पार्टी ये चीज़ें देखती है। दूसरे नेताओं में ये चीज़ें मैंने देखी नहीं है, कम से कम मीरा भाईंदर में, क्योंकि आप देख ही रहे हो, किसी ने वोट लेते वक्त किसी और पार्टी का नाम लिया,
चुन के आए तो किसी और पार्टी में शामिल हो गए, कोई ऐसा व्यक्ति है पार्टी में जो सिर्फ मुझे ऊपर रखेंगे तभी तक मैं इस पार्टी में हूँ, अगर मुझे थोड़ा सा दरकिनार किया गया तो मैं दूसरी पार्टी में जाऊँगा। और पुराने से पुराने नेता, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन लगभग सारे ही नेताओं ने ये काम किया है यहाँ पर। मैं आमदार लगभग देख लूँ तो एक भी आमदार मीरा भाईंदर में मुजफ्फर हुसैन साहब के अलावा शायद आमदार या माजी आमदार ऐसा नहीं है जिन्होंने अपनी पार्टी न बदली हो। तो एकमात्र नेता है, तो उनकी निष्ठा देखकर ही हम उनके साथ जुड़े हैं। तो हमारे भी मन में ऐसे भाव कभी आना, ये तो मुझे नहीं लगता कि कभी आएंगे ऐसे। तो ये दल बदल की राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। और नेता के तौर पर भी अब कुछ दिनों पहले अभी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा तो बेस्ट आमदार चैलेंज एक निकाला गया था। मैंने कहा कि बेस्ट आमदार चैलेंज तो ठीक है, आजकल राजनीति में जीत और हार की परिभाषा बदल चुकी है। आप अच्छे व्यक्ति हो इसका मतलब ये नहीं कि आप चुनाव जीतोगे, आप बुरे हो तो ये मतलब भी नहीं है कि आप हारोगे। तो वो परिभाषा राजनीति में जीत हार का कैलकुलेशन एकदम अलग है। वो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, कई फैक्टर्स उसमें काम करते हैं। तो मैंने कहा ये बेस्ट आमदार का चैलेंज मत चलाइए, बेस्ट पॉलिटिकल इंसान का चैलेंज चलाइए। शायद मेरे नेता उसमें नंबर 1 होंगे जिन्हें देखकर मैं जुड़ा हूँ। तो यही देखना चाहिए जनता को कि आज राजनीति स्वच्छ करने के लिए सबसे पहले वोटर को आगे होना पड़ेगा। तो इस तरह की दल बदलू और ये राजनीति बंद हो जाएगी, वो सोचना वोटर्स का काम है। सर एक और हम क्योंकि बड़ा ही थोड़ा तीखा क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा कि आप इसको जिस तरीके से जवाब देते चले आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और ख़ासकर मीरा भाईंदर, हम जर्नलिस्ट हैं, सारा माहौल जानते हैं, सभी जगह जाना होता है, तो कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है और ये पता चलता है हम लोगों को कि ये जो कांग्रेस है जिस के अंडर में ये यहाँ कांग्रेस पलता बढ़ता है, तो लोगों की शिकायतें रहती हैं और उस कांग्रेस को छोड़ के जाता है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो भी कार्यकर्ता है उनको सही हक नहीं दिया जाता है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। तो क्या ऐसा है? देखिए, अगर ये किसी ने आपसे बात कही है तो निश्चित तौर पर मैं तो इसमें बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी में हमारे नेता खुद एक वार्ड के प्रेसिडेंट थे, उसके बाद अपनी मेहनत और लगन से वो आज महाराष्ट्र प्रदेश के कार्याध्यक्ष तक बने हैं। पार्टी ने कुछ देखा तो उन्हें मिला। अब यही जो रीति है ये हमारे मीरा भाईंदर शहर में है। हमारे यहाँ इससे पहले अभी आज की डेट में हमारे जिला अध्यक्ष प्रमोद सामंत जी एक सामान्य कार्यकर्ता थे। जब ये यहाँ के माजी उप महापौर वैती जी के सामने चुनाव पहली बार लड़ने आए थे तब ये एक सामान्य कार्यकर्ता थे, कुछ नहीं थे, लेकिन मुजफ्फर हुसैन साहब ने उनको लाया, उनको टिकट दिया और वो जीत कर आए। अपनी मेहनत पर जीत कर आए, मुजफ्फर साहब की छवि पर जीत कर आए और आज की तारीख में वो जिला अध्यक्ष है। तो वो भी एक आम कार्यकर्ता का ही सफ़र है। उससे पहले मैं कहूँ तो अनिल सावंत जी भी थे, तो अनिल सावंत जी भी एक यूथ के आम कार्यकर्ता थे। उसके बाद कॉरपोरेटर से जिला अध्यक्ष तक का सफ़र। और मैं मेरी बात कहूँ तो मेरा कोई ऐसा बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड मीरा भाईंदर की राजनीति में नहीं था। हम कांग्रेसी ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कोई आमदार के घराने से हैं या कोई खासदार के घराने से हैं। मुझे यूथ कांग्रेस से लेकर फिर वार्ड अध्यक्ष, फिर यूथ में उपाध्यक्ष, फिर ब्लॉक अध्यक्ष, तो ये सफ़र मैं ये कैसे मान लूँ कि इस पार्टी में महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि मैं उसका जीता जाता उदाहरण हूँ। तो मुझे आज पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है। उसके अलावा देखिए, कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को नहीं देखते कि हम में कमियां कहाँ हैं, और जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम दोष पार्टी को देते हैं कि भाई हमें सिलेक्ट नहीं किया गया। आप उस लायक बनिए कि आपको सिलेक्ट किया जाए। हर कोई अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, कोई डायरेक्ट ऊपर से आके सीधा बन जाए ऐसा हमारे यहाँ की मीरा भाईंदर की कांग्रेस में नहीं होता है। लेकिन अगर आप में कुछ देखे गए, ऐसी एलिजिबिलिटी हमारा नेता देखेंगे कि भाई ये वाकई में काबिल है, तो फिर वो आपका कोई आप कितने साल से हो क्या हो वो नहीं, वो ये देखेंगे कि आप में कैलिबर है क्या, और कैलिबर और कैपेबिलिटी पे आपको हर चीज़ मिलती है और वो मिलती आई है। तो ये मैं इस बात से वाकिफ़ नहीं हूँ। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि जो भी अगर ये सोचते होंगे और एलिगेशन लगाते हैं कांग्रेस पार्टी में, तो एक बात सही है राकेश जी की ये मायने नहीं रखता कि आप कितने दिनों से जुड़े हो, और अगर आप वहाँ से किसी न किसी कारणवश निकाले जाते हो, चाहे खुद हटते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी ही दोषी है। कहीं ना कहीं अपने अंदर भी झांकना होता है कि हम किस जगह पे। तो ये सही बात है। और ये जो एलिगेशन लोगों ने लगाया उनको जवाब भी हमारे राकेश जी ने आपने दे दिया है।
राजपुरोहित जी, आपसे चर्चा बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। आप बड़ा ही बेहिचक हर सवालों का जवाब दे रहे हैं। एक अहम सवाल ये भी कि आप अभी जो स्टेट में जिसकी सरकार है, आप उस महायुति के घटक दल से आते हो, और यहाँ पे मीरा भाईंदर में इसके पहले जिनकी सरकारें थीं तो खुद सीएम हमेशा मीरा भाईंदर में आना जाना लगा रहता था, और कार्य योजनाएँ जो हैं यहाँ भी बहुत सारे पास किए गए और यहाँ योजनाएं लागू की गई। तो आप महायुति में हो, तो क्या आपकी ये कोशिश रहेगी कि बहुत सारे जो परियोजनाएं हैं जो इस मीरा भाईंदर शहर के अच्छाई के लिए हो, तो आप कोशिश करके यहाँ लाएंगे? जी बिल्कुल, वो तो हमेशा हमारी कोशिश रहेगी, हमारी पार्टी की, हमारे नेताओं की, सबकी कोशिश रहेगी कि मीरा भाईंदर की बेहतरी के लिए जो भी हो सकता है, हम फिर उसमें पार्टी भी नहीं देखते कि वो किस पार्टी का है, क्या है, शहर का भला होना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है। और आपने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आते थे, अब ये आपको भी पता है और शहरवासियों को भी पता है कि शहर के हित से ज़्यादा कहीं ना कहीं पर्सनल हित भी इसमें काम करता था। वरना जनरली कोई मुख्यमंत्री एक ही शहर में साल में 15 राउंड या 10 राउंड आ जाए, ऐसा बड़ा कम देखा गया या लगभग नहीं देखा गया। जनरली ऐसा होता नहीं है। महाराष्ट्र बहुत लंबा चौड़ा देश है और किसी मुख्यमंत्री को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो साल में इतनी बार आ जाए। कहीं ना कहीं पर्सनल हित जुड़ा होता है। उस सब्जेक्ट को मैं छोड़ता हूँ। हमारे जो यूपी के जो मुख्यमंत्री साहब हैं, उद्धव जी, देखिए, काम करने के लिए आप आज मुख्यमंत्री हो, आपको किसी भी सिटी को, किसी भी महापालिका को, किसी भी ग्राम पंचायत को आपको सौगात देने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जाना ये अनिवार्य नहीं है। अब जैसे हमारे यहाँ आयुक्तालय का उद्घाटन हुआ, जब आपको करना था कार्य तो आपने बहाना नहीं बनाया, आपने ऑनलाइन तरीके से वहाँ से बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आपने वो चीज़ शुरू की। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी सौगात के लिए किसी मुख्यमंत्री या बड़े नेताओं को अपना समय ओवर ख़राब करके साल में 4 बार 10 बार आने की ज़रूरत है। हाँ, आप जो चीज़ देना चाहें, आपके एक साइन का काम है, आपको सिर्फ कहना है और सिटी को वो चीज़ें मिल जाती है। तो ये चीज़ हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी करते हैं और आगे भी करेंगे। नई नई सौगातें मिलेगी। यूपी में हम साथ में हैं, मिलकर महाराष्ट्र राज्य और मीरा भाईंदर सबके लिए बेहिचक काम करेंगे। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि इन 5 सालों में, आगे के जो 4 साल बचे हैं, इनमें भी ये जो काम होगा ये महाराष्ट्र के बेहतरी के लिए ही काम होगा। तो ये कहते हुए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं, ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये जो ऑनलाइन प्रोसेस और बहुत सारे कार्य जो हैं वो मुख्यमंत्री वहाँ बैठे वो ऑनलाइन शिलान्यास कर दिए, उद्घाटन कर दिए, तो ये कहीं ना कहीं कोरोना के काल की देन है कि ये ऑनलाइन काम हो रहा है। जी देखिए, कोरोना काल की देन है, लेकिन मैं मानता हूँ कि कोरोना काल की वजह से अगर मेरे ख्याल से इनके मुख्यमंत्री होते तो शायद इसको लटका दिया जाता कि नहीं, मैं प्रत्यक्ष रूप से जाऊंगा, वहाँ प्रेस मीडिया बहुत सारी सामने होगी और इस तरीके से मैं बहुत सारा शोबाजी, होर्डिंग होंगे और फिर मैं जाके करूंगा, चाहे 2 महीने और लटक जाए। तो लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा। उन्होंने इस काल में भी किया। वो चाहते तो कह सकते थे कि भाई मैं जाके ये कर लेता हूँ। शायद पूर्व मुख्यमंत्री होते तो यही करते, कई तरह के बैंड बाजे होते, कई तरह के सोशल मीडिया कैंपेनिंग होती और उसके बाद ये चीज़ की शुरुआत होती। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि भाई अगर काम हो चुका है तो उसकी शुरुआत होनी चाहिए, मेरे जाने ना जाने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो सुना आपने कि राकेश राजपुरोहित जी, जो कि यहाँ के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं मीरा भाईंदर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के। तो अब हम चाहेंगे, राकेश जी की चर्चाएं बहुत हुई, अच्छी हुई, लोगों ने आपको सुना और आपके विचारों को जाना। अब हम चाहेंगे कि आप हमारे उज्जवल भारत के जो भी दर्शक हैं, जो भी हमारे चाहने वाले हैं, हमारे दर्शक, उनको वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ मीरा भाईंदर कांग्रेस हम चाहेंगे कि आप 2 शब्द और अपना संदेश और आपकी जो क्या सोच है और क्या आपके जो विज़न है, हम चाहेंगे कि दर्शक को बताइए। देखिए, मीरा भाईंदर शहर के लिए, शहरवासियों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपके शहर में जो राजनीति होती है, उस राजनीति को आप समझिए, उस राजनीति को पहचानिए। आपके शहर में कौन नेता अच्छा है, कौन गलत है, कौन गलत काम करता है, कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, कौन भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है, कौन एक दूरदृष्टि वाला नेता है। जाति, धर्म, इन सब से परे हटके एक बार अपने
विवेकपूर्ण निर्णय से एक बात सोचिए कि आपके मीरा भाईंदर की बेहतरी के लिए कौन सा नेता अच्छा है जिसको आपको समर्थन देना चाहिए। और मैं क्योंकि मीरा भाईंदर से ताल्लुक़ रखता हूं, तो मैं इतना कहूँगा कि हर चीज़ का फैसला आपको राज्य की सत्ता या केंद्र की सत्ता देखकर नहीं करना चाहिए। केंद्र के मुद्दे होंगे, उस पर बाद में जो है वो बात होगी, लेकिन आज मैं मेरे मीरा भाईंदर शहर की बात कर रहा हूँ। तो आप न्यूज़ चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, उस पर नेशनल चैनल्स आप देखते हैं सारे, तो आपको सब पता है कि वहाँ मोदी जी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, सोनिया जी क्या कर रही हैं, सारे नेताओं का पता है। मेरा आपसे निवेदन है कि दिल्ली से पहले ये पता कीजिए कि आपकी गली में क्या चल रहा है, वो आपके, क्योंकि वहाँ पर आप रहते हैं, वहाँ पर क्या सुविधाएं हैं, वो वहाँ पर कौन सा नेता कार्य कर रहा है, कौन नेता दूरदृष्टि वाला है, तो ये सारा निर्णय आप कीजिए और आप पता कीजिए कि आपके शहर में क्या चल रहा है, क्योंकि सिर्फ दिल्ली देखकर आपकी गली नहीं सुधरने वाली है। तो वहाँ पर तो आप जब ध्यान देंगे, आप विवेकतापूर्ण निर्णय करेंगे, तभी ही आपके शहर का काम होगा, आपके शहर का उत्थान होगा। इसलिए आप एक मानसिकता से न चलिए, एक पहले से ही मन बनाकर मत चलिए कि हमने तो यहाँ वोट देना है, वहाँ वोट देना है। आप इस बात को सोचिए कि मेरे शहर के लिए क्या बेहतर है, क्योंकि आपके शहर की बेहतरी के लिए सबसे बड़ा योगदान अगर कोई दे सकता है तो वो आप दे सकता है। क्योंकि प्रजातंत्र में सबसे बड़ा अधिकार अगर किसी को मिला है तो वो वोटर को मिला है। अब फिर आगे चलकर आप ये नहीं कह सकते कि हमारा नेता ऐसा निकला, हमारा नेता वैसा निकला, क्योंकि चुना आपने है। तो आप सोच समझकर चुनिए, किसी की बातों में, किसी की धार्मिक भावनाओं में आकर, किसी के द्वारा भड़काए जाने पर इस तरीके से मत चुनिए। जिस दिन आप सही नेता का चयन करना शुरू कर देंगे, उस दिन सारे बुरे नेता भी सही रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे। धन्यवाद। क्या बात है राकेश जी, आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया हमारे दर्शकों को कि आप पहले अपने आप को सुधारिए, अपने गली मोहल्ले में वहाँ के लीडर्स जो हैं वो किस कैरेक्टर के हैं, वो ईमानदार हैं या बेईमान हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा और रिसर्च करना पड़ेगा। तो आप अपने नेता, सही नेता को चुनने का जिस दिन आपने शुरू कर दिया, उस दिन से मीरा भाईंदर तो सुधरेगा ही, आपका पूरा समाज सुधरेगा, उसके साथ साथ देश भी सुधरेगा। बहुत अच्छा संदेश दिया सर, और आप हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत न्यूज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने कमेंट्स हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।